अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेक्टर स्पार्क। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। हम इसके कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया तो गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ये बेसिकली हमें वैसे पहले पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग इम्पोर्टेंट था तो मैंने उसको पहले डिस्कस कर लिया। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। तो बेसिकली जितनी भी हमने एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ी हैं हम उनका लीनियर के साथ अब रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। अब एंगुलर क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं, लीनियर क्वांटिटीज ऑफ कोर्स आप उससे भी पहले पढ़ चुके हुए हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो पढ़ा था वो एंगुलर सर्कुलर मोशन से रिलेटेड पढ़ा था, तो हमने एंगुलर को फिलहाल डिस्कस किया है। लीनियर क्वांटिटीज आप पहले ही पढ़ चुके हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं एंगुलर क्वांटिटीज की, तो एंगुलर क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं? These are the quantities that we discuss when we are discussing about the circular or rotational motion। यानी कि जब हम बॉडी की रोटेशनल या सर्कुलर मोशन की बात करते थे तो उस केस में जो हम स्टडी कर रहे थे क्वांटिटीज को, तो वो एंगुलर क्वांटिटीज थी। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम रिलेट करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ तो क्या इक्वेशन आएगी? देन हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी हमने, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंड लास्टली जो हमने डिस्कस किया था एंगुलर क्वांटिटीज में दैट वाज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को भी डील किया था। ठीक है, तो अब अगर हम इनका रिलेशनशिप पढ़ते हैं ऑफ द एंगुलर क्वांटिटीज विद लीनियर क्वांटिटीज, तो सबसे पहले तो आपको इनके सिंबल आने चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका सिंबल हमारे पास क्या आ जाता है? थीटा। एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है ओमेगा। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब अगर हम इन्हीं की रिप्रेजेंटेशन लीनियर क्वांटिटीज में लेते हैं तो लीनियर में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद एन एरो हेड, और एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली एरो हेड तो सब पे आता है ना, तो ये सारी अगर ऑफ कोर्स ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं वेक्टर, तो हम यहाँ पे सिर्फ इनके सिंबल लिख लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर में अगर हम देखें, लीनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर में हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली आपने प्रूव क्या करना है? आपने इनका रिलेशनशिप प्रूव करना है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। मैं सबसे पहले इनका रिलेशन लिख देती हूँ, देन हम उसको डिराइव कर लेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपके पास रिलेशन आता है एस इक्वल्स आर थीटा। एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास रिलेशनशिप आता है v इक्वल्स आर ओमेगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है वो आता है a इक्वल्स आर अल्फा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वांटिटी आपके पास लीनियर है, ऑन द अदर हैंड दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है? हम कह सकते हैं कि एंगुलर क्वांटिटी है। जैसे हम एस और थीटा की बात करें तो एस बेसिकली आपके पास क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ही एस कहा जाता है। हम डिस्प्लेसमेंट को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। याद करें आपने फॉर्मूला पढ़ा था एस इक्वल्स वी टी। तो यहाँ से हमने बेसिकली यहाँ पे ये जो एस है ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम इस तरह से एस भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इक्वेशन में भी आपके पास क्या आ रहा है? एस आ रहा है। देन अगर हम देखें v इक्वल्स आर ओमेगा, तो v यहाँ पर आपके पास लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। सिमिलरली a इक्वल्स आर अल्फा में a लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो a की इक्वेशन में जब दोनों चीजें आ रही हैं आपके पास, लीनियर क्वांटिटी भी और एंगुलर क्वांटिटी भी, तो उस इक्वेशन को या उस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। अब देखिए सबसे पहले एस इक्वल्स आर अल्फा की सॉरी एस इक्वल्स आर थीटा की बात की, तो यहाँ पर हमने दोनों क्वांटिटीज को रिलेट किया है। सिमिलरली जब हम v इक्वल्स आर ओमेगा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है? दोनों क्वांटिटीज को रिलेट किया है।
एंड ऑन द अदर हैंड लास्टली अगर हम a इक्वल्स आर अल्फा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी लीनियर और एंगुलर दोनों क्वांटिटीज को रिलेट किया गया है। ठीक है, तो अब आगे अगर हम चलें इन क्वांटिटीज के रिलेशनशिप की डेरिवेशन पे, तो सबसे पहले हम प्रूव कर लेते हैं कि हमारे पास s इक्वल्स आर थीटा जो है ये कैसे प्रूव हुआ है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर लेक्चर फ्रॉम s इक्वल्स आर थीटा की डेरिवेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ s इक्वल्स आर थीटा। बेसिकली ये डेरिवेशन जो है ना मैं आपको पहले से ड्राइव करवा चुकी हूँ। इफ यू रिमेम्बर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था और हमने जो है कंसीडर किया था कि आपके पास जो भी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट था वो मूव किया था फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वेट लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्या था, जो ऑब्जेक्ट था हमने कंसीडर किया था कि वो हमारे पास मूव किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, हमने कंसीडर किया था ऑब्जेक्ट ए से बी पे मूव किया है। अगेन फ्रॉम हमने बी टू सी कंसीडर किया था। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे किया क्या था, हमने सेंटर कंसीडर किया था आपके पास सर्कल का। देन हमने इस पे आपके पास ड्रॉ किए थे इसका जो रेडियस कह सकते हैं या डिस्टेंस कह लें। तो अगर मैं इनको ड्रॉ कर दूं, ठीक है, आपने तो ऑफ कोर्स इसको स्केल से और एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। अगर हम यहाँ पर थीटा यानी एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो थीटा सबटेंड हो रहा है उसे हम कह देते हैं थीटा। एंड ये जो आपके पास ओवरऑल सबटेंड हो रहा था इसे हम कह रहे थे वन रेड। वन रेड हम कब कह रहे थे, जब हमारे पास जो आर्क है वो आर की रेडियस के इक्वल थी। ये तो आपके पास रेडियस है ना। तो अब अगर हम इसकी डेरिवेशन करते हैं तो इसमें आपको पता है कि आपके पास एस इक्वल्स आर थीटा हमारे पास कैसे आया था। तो एस इक्वल्स आर थीटा जब हम प्रूफ कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि आपके पास जो आर्क ए बी है या जो आर्क है वो बेसिकली हमारे पास ओवर में इसके इक्वल थी। इसको अगर आप रिमेम्बर करें तो पीछे से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें हमने लास्टली कहा था एस अपॉन आर जो है ये हमारे पास इक्वल है थीटा अपॉन वन के। ठीक है, यहाँ से हमने इक्वेशन निकाली थी एस इक्वल्स आर थीटा। तो ये आप लास्ट लेक्चर में जाके देख भी सकते हैं और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे ही दिया है। सो ये तो आपके पास एस इक्वल्स आर थीटा की डेरिवेशन प्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं अपॉन वी इक्वल्स आर ओमेगा, तो आपने इसमें एज सच इतना कोई वो काम नहीं करना, आपने यही इक्वेशन लेनी है जो हम प्रूव कर चुके हैं। हमने प्रूव किया है एस इक्वल्स आर थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एस हमारे पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर अब हम देखें तो हमने प्रूव करना है v इक्वल्स आर ओमेगा। ये आपके पास जो है ना बेसिकली अब रेफरेंस हम कह सकते हैं, रेफरेंस इक्वेशन जिसको हम यूज करके प्रूव करेंगे। और जो आपने प्रूव करना है वो हमने क्या करना है अब, v इक्वल्स आर ओमेगा। ठीक है, इसके लिए अब सबसे पहले आप ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, जो मैं इसको नेम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम कहते हैं कि आपके पास ये जो s इक्वल्स आर थीटा है इसकी दोनों साइड्स पे हम डेल t को डिवाइड करवा देते हैं। अब देखिए अगर मैं दोनों साइड्स पे डेल टी को डिवाइड करवाती हूँ तो यहाँ से आपके माइंड में फौरन एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि ये जो आपके पास है s अपॉन डेल टी, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं तो ये हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते थे लीनियर क्वांटिटीज में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन ये हमारे पास ये थी कि वेलोसिटी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसकी जगह एग्जैक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं v। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास s अपॉन डेल टी इक्वल आता है v के यानी वेलोसिटी की। देन अगर हम फर्दर नेक्स्ट इस साइड पे मूव करें तो आपके पास ये जो थीटा अपॉन डेल टी है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट, इसको भी हम लिख लेते हैं वेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थीटा होता है ना, तो मैं इसको इसी तरह से लिख देती हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, ओमेगा के इक्वल आ रहा था। अगर आपने इसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हो ना जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो ये आपको समझ आ जाएगी बात कि ये कैसे इनकी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपके पास थीटा अपॉन डेल टी है इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा। और ये जो आपके पास आर है, ये जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस था, ये एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो देखें हमने यही इक्वेशन प्रूव करनी थी कि हमारे पास जो v है यानी जो वेलोसिटी है इसका रिलेशन हमने प्रूव करना था विद एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है ये हमारे पास क्या है, ये एक ही रिलेशन में प्रूव हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी आपके पास बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो यहाँ पे थीटा और बेसिकली ओमेगा जो है ये वाली वैल्यूज यूज होती हैं। लेकिन अगर आपने रिलेशन फाइंड करना हो बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटी तो हम उसको डेल टी से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस इक्वेशन को रेफरेंस मानते हैं, वेट हम अब v इक्वल्स आर ओमेगा को रेफरेंस मानते हैं, हमने प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है a इक्वल्स आर अल्फा जो हमारा लास्ट रिलेशन है। ठीक है, आर अल्फा ये आपने प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे v इक्वल्स आर ओमेगा क्योंकि हमने इसे रेफरेंस लिया है। अब अगर देखा जाए अगर हम इसमें भी दोनों साइड्स पे डेल टी को डिवाइड करते हैं तो लेट्स से हम डिवाइड डेल टी ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो v अपॉन डेल टी है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना बेसिकली। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास आती थी एक्सेलरेशन, जो लीनियर एक्सेलरेशन हम बात करते थे। सिमिलरली अगर हम इस साइड पे आते हैं तो आपके पास ये जो ओमेगा अपॉन डेल टी है ये आपके पास अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा है। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, अल्फा। ये डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं बेसिकली पहले, तो अगर आप पिछले लेक्चर्स ले चुके हैं तो फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी, अदरवाइज आपको पहले वो लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ इस v अपॉन डेल टी की जगह, तो v अपॉन डेल टी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, v अपॉन डेल टी हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्सेलरेशन के, r एग्जैक्टली आपके पास सेम आ जाएगा, और ये जो हमारे पास है ओमेगा अपॉन डेल टी, तो ओमेगा अपॉन डेल टी हमारे पास इक्वल है अल्फा के। तो यही इक्वेशन आपने लास्टली प्रूव करनी थी कि आपके पास जो ए है यानी एक्सेलरेशन है ये किसके इक्वल है, आर अल्फा के इक्वल है। मतलब आपने रिलेशनशिप प्रूव करना था बिटवीन लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। बेसिकली आपने 3 रिलेशंस प्रूव करने थे, उसको हमने सिंपली क्या किया है, थीटा से जो है ना डेल टी से डिवाइड करके निकाल लिया। अगर अब मैं आपसे एक एमसीक्यू डिस्कस करूं तो हम लिख लेते हैं, पहले मैं एमसीक्यू लिख लूं थोड़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। अब इसके ऑप्शंस आप देख लें, इसका सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है S इक्वल्स थीटा क्रॉस R, देन सेकेंड ऑप्शन आपके पास है V इक्वल्स ओमेगा क्रॉस R, देन थर्डली हमारे पास आता है A यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स अल्फा, सॉरी यहाँ पर अल्फा आएगा, अल्फा क्रॉस R। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ अबव, एंड फिफ्थ ऑप्शन हम लिख लेते हैं नन ऑफ दीज। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर करें, देन आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो देखें हमने बेसिकली 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमने पढ़ा S इक्वल्स आर थीटा, V इक्वल्स आर ओमेगा एंड A इक्वल्स आर अल्फा। अब आप कहेंगे कि इसका आंसर है नन ऑफ दीज, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, लेट मी एक्सप्लेन। आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। अब ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर क्यों है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज इसलिए है क्योंकि ये जो आपके पास इनका रिलेशन है तीनों क्वांटिटीज का, बेसिकली S इक्वल्स आर थीटा का, V इक्वल आर ओमेगा एंड A इक्वल्स आर अल्फा, ये तीनों आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, आपके पास अगर कोई भी दो क्वांटिटीज के दरमियान यानी दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट था तो वहां पर आपके पास क्या आ जाता था, साइन थीटा की वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, ए बी साइन थीटा की वैल्यू आती थी। अब यहाँ पर हमारे पास याद रखेगा तीनों ये जो बेसिकली एंगुलर और
सॉरी लीनियर क्वांटिटी के दरमियान एंगल होगा, ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो जब आपके पास साइन 90 होता है तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, 1। तो उसकी वजह से हम इसको लिख देते हैं एस इक्वल्स आर थीटा आर ओमेगा एंड ए इक्वल्स आर एल्फा। ठीक है, अगर अब मैं इसको और थोड़ा सा आपको ये एंगल वाली बात एक्सप्लेन करूं तो आप कंसीडर करें कि आपके पास ये कोई भी एक सर्कल है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सर्कल है, मैं यहाँ पे दो क्वांटिटीज बेसिकली ड्रॉ करती हूँ, एक एंगुलर और एक लीनियर। तो बेसिकली सबसे पहले आप कंसीडर करें ये कोई है, ठीक है, आपके पास लाइन, देन हम एक और ड्रॉ करते हैं विथ, और एक आपके पास मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स से आपके पास ये कोई भी जो है ना दो क्वांटिटीज हैं, आप कंसीडर करें। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज आएंगी ना, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पर जो आपके पास ऊपर वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर आपके पास थीटा, ओमेगा और एल्फा है, अगर यानी तीनों एंगुलर क्वांटिटीज हैं आपके पास। तो जो आपके पास इस साइड पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वैल्यूज आएंगी, वो फिर आपके पास डी या एस जिसे हम कहते हैं, वी एंड ए यानी ट्रांसलेशनल जो लीनियर एक्सेलरेशन होती है, अगर मैं इसको सिंपल ए कर दूं तो ये हमारे पास सारी लीनियर क्वांटिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमने ये बात प्रूव की है कि आपके पास जो एंगल होता है बिटवीन एंगुलर क्वांटिटीज, ये सारी आपके पास क्या है, एंगुलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, एंगुलर क्वांटिटीज, और ये आपके पास क्या है, लीनियर क्वांटिटीज। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो आपके पास एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री है तो ऑफ कोर्स साइन 91 हो जाता है, और जब आपके पास साइन 91 होगा तो हमारे पास वो आर थीटा, आर ओमेगा और आर एल्फा ही वैल्यूज बन जाती हैं। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि आपके पास बेसिकली, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट्स थे, तो इनको आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, इनके ऊपर बेसिकली यहाँ पर एरोज भी आने थे, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। आप इसको आर एल्फा सॉरी आर क्रॉस थीटा, ए क्रॉस एल्फा इस तरह से नहीं लिख सकते, मैं आपको बता देती हूँ। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, एस इक्वल्स आर क्रॉस थीटा हमारे पास गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वेक्टर्स में उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगर आएगा तो थीटा क्रॉस आएगा, आर क्रॉस थीटा नहीं आएगा। सिमिलरली हमारे पास आर क्रॉस ओमेगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास गलत है। सिमिलरली आर क्रॉस एल्फा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगे हुए तो फिर ये तीनों क्वांटिटीज ठीक है। सही है, तो ये तो आपके पास थी वैल्यूज जो हमने डिस्कस कर लिए इसका ऑर्डर, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपके पास आ सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें एक छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो वो हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रूट्स। ठीक है, ये इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि जहां पर ऐसे रोड जहां पे आपके पास शार्प टर्न्स आते हैं, अगर गाड़ी की स्पीड तेज होगी या आप किसी भी व्हीकल पे उसकी स्पीड तेज होगी तो क्या होगा, वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो होता यह है कि जब आप किसी भी टर्न से या किसी भी शार्प एजेस से मूव करते हैं तो वो एज थोड़ी सी बल्ज हुई होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इट इज बल्ज्ड इनटू आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रोड की बात हो रही है, रोड बल्ज आउट हुआ होता है, बल्ज्ड आउट। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब ये कि वहां पर थोड़ी सी फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से आपकी गाड़ी की या किसी भी व्हीकल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब क्योंकि स्पीड लिमिट हो गई है तो ऑफ कोर्स फिर आपको उस व्हीकल को या उस सब्जेक्ट को कैरी करना या हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब अगर हम इसको स्टार्ट करें, बैंकिंग ऑफ रोड की बेसिक्स तो मैंने आपको बता दी, ये होता क्यों है। ये बेसिकली रोड को जो आपने थोड़ा सा कह सकते हैं टिल्ट किया होता है, या शार्प जो उसका आउटर एंड होता है ना, उससे बेसिकली हमने थोड़ा सा ऊपर किया होता है। तो अगर आपने नहीं नोट किया तो आप कीजिएगा। तो अगर अब हम इसको स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से, तो बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। हम लिखते हैं आउटर साइड ऑफ रोड इज स्लाइटली हायर, रोड इज स्लाइटली हायर देन इनर साइड। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके पास जो आउटर साइड है ना वो स्लाइटली हायर होती है देन इनर साइड। तो जो आपके पास बाहर वाली साइड होती है उसे हमने थोड़ा सा बल्ज आउट किया होता है।
फिर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला आपने इसका ड्राइव करना है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर फिलहाल लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है, वेट, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स, tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, v स्क्वायर अपॉन r, g या gr हम लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या इसे हम क्यों बेसिकली इस फिनोमेना को क्यों यूज किया जाता है, या क्या इंपॉर्टेंस है बैंकिंग ऑफ रोड की, या क्या पर्पस है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है पहले, कि आपने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवानी होती है, तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी फ्रिक्शन क्रिएट करवानी होती है, तो हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स फ्रिक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो कार है या कोई भी व्हीकल है उसकी स्पीड थोड़ी लिमिट हो जाती है, ठीक है। और किसके दरमियान फ्रिक्शन, बिटवीन टायर्स एंड रोड, तो टायर्स और रोड के दरमियान थोड़ी सी फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है ये टायर्स एंड रोड, जिसकी वजह से फास्ट मूविंग व्हीकल्स जो हैं उनको थोड़ा किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। दूसरी बात, टू ओवरकम सच इशू, तो मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर थोड़ा एक्सीडेंट्स वगैरह से थोड़ा बचना है, तो इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसकी डायग्राम देखें, तो इसकी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, तो बेसिकली आपने इसे एक इंक्लाइंड सरफेस की तरह ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें तो वो आपके पास आ जाएगी इधर, ठीक है। ओके, अब आप कंसीडर करें कि यहाँ पर कोई भी आपके पास व्हीकल या कार या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वेट ऑफ कोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ऑब्जेक्ट की जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा कहाँ लगती है, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलरली, यानी 90 डिग्री के एंगल पे। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास नॉर्मल फोर्स लग रही है वो क्या है, mg के इक्वली है, क्योंकि नीचे अगर आपके पास मैस या सॉरी वेट अगर एक्ट कर रहा है तो ऊपर भी नॉर्मल फोर्स उसके इक्वली होगी। देन अगर आप इसको एंगल को डिवाइड करते हैं इनटू इट्स, स्प्लिट करते हैं बेसिकली इसके कंपोनेंट्स में, तो देखें यहाँ पर आपके पास क्या एंगल होगा, थीटा। अगर इधर एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा। और अगर आप इसको स्प्लिट करें अब इस नॉर्मल फोर्स को इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो मैं पहले कलर चेंज कर लूं। ओके, हम कहते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास एंगल बनेगा ना इस साइड पे, हम कहते हैं ये एफ साइन थीटा है। क्यों एफ साइन थीटा आपके पास क्यों है, क्योंकि थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपके पास ये जो साइड आएगी ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये साइड उसके पैरेलल है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देन अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो ये साइड उसकी बेस होगी, तो इसे हम कहते हैं ये एफ कॉस थीटा है आपके पास। ये अगर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूं तो ये आपके पास आउटर एज है, ठीक है, जिसे हमने थोड़ा सा इंक्लाइन बनाया है, और ये हमारे पास क्या है, इनर एंड है, जिसे हमने थोड़ा ऑफ कोर्स इनर एंड थोड़ा इनर सॉरी बल्ज आउट नहीं हुआ होता, आउटर एंड बल्ज आउट हुआ होता है, तो उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल होता है। अगर आप यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, तो वेट मैं इस डायग्राम को कट नहीं करती, अगर यहाँ से अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं तो फर्स्ट लेट मी राइट हेडिंग, आपने सारी चीजें हेडिंग डायग्राम सब चीजों का ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स भी आते हैं। तो डेरिवेशन में अगर हम स्टार्ट करें तो इधर सबसे पहले आपने लिखना है एफ साइन थीटा जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, यानी आपके पास जो परपेंडिकुलर वाली साइड है ये इक्वल आ जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों, क्योंकि ये साइड आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और एफ कॉस थीटा की बात करें तो ये बेसिकली वेट है, और वेट के अलॉन्ग लग रही है, तो इसे हम एम जी के इक्वल कर देंगे। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब आपने याद रखना है कि ऊपर इक्वेशन साइन थीटा वाली आनी चाहिए, और क्यों आनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। एफ साइन थीटा बेसिकली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बाय एफ कॉस थीटा, और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो मैं इसको कह दूंगी एम जी। मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इनडायरेक्ट भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मैथ्स और ये मैथ्स तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये फोर्स और ये फोर्स भी कैंसिल हो जाएगी। अब इसको अगर हम यहाँ आगे सॉल्व करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, टैन थीटा।
हमने फॉर्मूला tan थीटा के अकॉर्डिंग बनाना था, इसलिए sin थीटा को आपने ऊपर रखना है। और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, v स्क्वायर एक तो बचा है, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, जी आर या आर जी। अब यही इक्वेशन आपने प्रूव करनी थी। अगर आप ऊपर भी इसको देखें तो मैं आपको शो करवा देती हूँ, यही फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था जो आपने प्रूव करना था। सो हेयर इट इज, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने प्रूव करना था तो ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट इसमें आपने सिर्फ जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन था, यही यहीं पे आप एंड कर देंगे और इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा एंड अल्लाह हाफिज।